हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें आपको ये दिया गया है, एक आपको समीकरण दिया गया है, एक लाइनियर इक्वेशन दी गई है और आपको एक दूसरी इक्वेशन इस प्रकार से ज्ञात करनी है कि इस दूसरी इक्वेशन से और इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट आपको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन्स प्राप्त हो, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो। सेकंड, आपको समांतर रेखाएं प्राप्त हो, मतलब पैरेलल लाइन प्राप्त हो। और तीसरे, आपको संपाती रेखाएं प्राप्त हो या कोइंसिडेंट लाइन प्राप्त हो। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हम किस प्रकार से तैयार करेंगे कि उस दूसरे समीकरण से और इस पहले समीकरण से इस प्रकार की लाइनें आपको प्राप्त हो। ठीक है, अब पहले हम थर्ड वाले पे आते हैं। पहले हम देखते हैं संपाती रेखाओं के लिए क्या करते हैं। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट समीकरण दे रखा, प्रथम जो समीकरण है वह आपको दिया गया है इसके अंदर 2x + 3y = 8। अब आपको थर्ड कंडीशन में संपाती रेखाएं प्राप्त करनी है। ठीक है, अब संपाती रेखाएं प्राप्त होने के लिए क्या कंडीशन होती है, इसकी शर्त क्या होती है, लिखेंगे संपाती रेखाएं या रेखाओं के लिए शर्त, एक कंडीशन होती है जिससे हमको संपाती रेखाएं कब प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे A1 A2 = B1 B2 = C1 C2 होना चाहिए। मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आपके पास ये समीकरण दिया गया है एक 2x + 3y = 8। इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों के अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। इसलिए हम क्या काम करेंगे, संपाती रेखाएं प्राप्त करने के लिए जो दूसरा समीकरण हम तैयार करेंगे, इसके लिए हम पूरे समीकरण को, इस पूरे समीकरण को A1 वाले भाग को, B1 वाले भाग को, C1 वाले भाग को, पूरे समीकरण को या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब पूरे समीकरण को आप एक ही अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से ध्यान रखना, तो यह हो जाएगा। अतः जो दूसरा समीकरण होगा, दूसरी जो इक्वेशन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4x प्लस इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6y। ठीक है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16। इस तरह से आपके पास सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी और इस फर्स्ट इक्वेशन से और इस सेकेंड इक्वेशन से आपको संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप कई दूसरे समीकरण तैयार कर सकते हैं। इस समीकरण को अगर हम पूरे समीकरण को, ठीक है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपको जो समीकरण प्राप्त होगा उस नए समीकरण से और इस पहले वाले समीकरण से आपको संपाती रेखाएं ही प्राप्त होगी, क्योंकि पूरे समीकरण को एक ही अंक से मल्टीप्लाई करने पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है, वो आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं समांतर रेखाओं के लिए। तो आपको इसमें जो प्रथम समीकरण दिया गया है वो यही दिया गया है, जो अभी फर्स्ट समीकरण आपको दिया गया है, इसमें भी 2x + 3y = 8। अब समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है, शर्त, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो समांतर रेखाओं के लिए शर्त होती है, उसमें यह होता है कि A1 A2 इक्वल होना चाहिए B1 B2 के, बट C1 C2 अलग होना चाहिए। ठीक है,
C1 C2 इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें A1 A2 और B1 B2 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इसमें जो A1 और B1 वाले जो वैल्यू है, हम उसी को केवल या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो आपके 7 वाली वैल्यू है, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको हम इसके स्थान में कोई अन्य नंबर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो काम आप इन दो A1 A2 B1 B2 के साथ करो, वो काम आपको इसके साथ नहीं करना। तो हम शुरू के जो A1 A2 B1 B2 वाले मान है, ये जो शुरू के मान है A1 और B1 वाले, इसी को हम या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से दूसरा समीकरण तैयार कर सकते हैं। तो लिखेंगे, अतः दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, अतः जो दूसरा समीकरण होगा वो हो जाएगा, इसमें आपको केवल A1 और B1 वाले मान को ही या तो मतलब दुगना करना, या 3 गुना करना, या 4 गुना करना, या 5 गुना करना है। मतलब कितने भी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दो को ही करना। आप तीसरे कांस्टेंट वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 3y, 6y। ठीक है, लेकिन आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमने A1 और B1 वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके स्थान पे तो आप 8 की जगह 8 रहना दो, या 7 कर सकते हैं, या 5 कर सकते हैं, और कोई दूसरे नंबर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 7, या 8 भी रहने देंगे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपके सेकंड नंबर दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें क्या था कि A1 A2 और B1 B2 का रेशियो ही बराबर होता है, जबकि C1 C2 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो अलग होना चाहिए। इसलिए हम A1 और B1 वाले जो वैल्यू होती है, उसी को हम दुगना तिगुना या 4 से मल्टीप्लाई या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप और भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इसको स्थान पर कोई दूसरा नंबर ले लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करें, तब भी आपको समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो प्रथम समीकरण है वो क्या है, यही है प्रथम समीकरण। आपको ये दिया गया है 2x + 3y = 8। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है, हल होंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त। इसके लिए क्या शर्त होती है, तो इसके लिए शर्त ये होती है कि A1 A2 और B1 B2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम मतलब न तो A1 A2 और B1 B2 को भी हम एक ही अंक से गुणा नहीं करेंगे, किसी भी को भी हम मतलब गुणा नहीं करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट अंक आपको लेने हैं। आप चाहे तो 3 को x के स्थान ले लीजिए, 2 को y के स्थान पर ले लीजिए, इनका अनुपात वैसे बराबर नहीं होगा। या अगर आप चाहे इनके स्थान पर कोई अन्य नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन आपका A1 A2 और B1 B2 का रेशियो जो अनुपात है, वो आपके बराबर नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, 3 को तो कर देते हैं x 2 के स्थान पर, और 2 को कर देते हैं 3 के स्थान पे। मैंने यह कर दिया। अतः दूसरा समीकरण जिससे कि आपको प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो जाए, तो दूसरा समीकरण आपके हो सकता है 3x + 2y। मैंने इन दोनों के नंबरों को आपस में चेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और इक्वल टू आप चाहे तो 8 का 8 रहने दीजिए, या फिर इसके स्थान में कोई दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया 5। ठीक है, तो यदि आप इस फर्स्ट समीकरण से और इस सेकंड समीकरण से आप A1 A2 और B1 B2 का रेशियो अनुपात निकाल के आप देखेंगे, तो आपको इनका मान डिफरेंट प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। मतलब A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। इन दोनों समीकरणों से आपको समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइन प्राप्त होगी, और इन दोनों समीकरणों से आपको
संपाती रेखाएं प्राप्त होगी, मतलब एक ही रेखा प्राप्त होगी। स्टूडेंट मैं समझता हूँ शायद आपको आ गया होगा समझ में, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको दिया गया है दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष होता है वह, और इन दोनों समीकरणों से जो दो रेखाएं प्राप्त होगी, दो लाइंस जो प्राप्त होगी, उन दोनों लाइनों से और एक्स अक्ष से जो आपको त्रिभुज प्राप्त होता है, जो ट्राइएंगल प्राप्त होगा, उसके तीनों शीर्षों के आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो समीकरण है। जो फर्स्ट समीकरण दिया गया है वह आपके पास में है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, और जो सेकंड समीकरण आपको दिया गया है वो दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। इन दोनों समीकरणों से आपको पहले तो ग्राफ खींचना है। ठीक है, दिया गया ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसको पहले x के रूप में या y के रूप में लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे x इजिकल टू y को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का y और ये 1 हो जाएगा माइनस का, तो x इजिकल टू y माइनस 1 हो जाएगा। और इसकी जब टेबल ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो इसमें ऊपर तो आएगा x, यहाँ पे एक तो गई है x और नीचे हो गया y। इसके हम 3 हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको भी x के रूप में कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x इजिकल टू 12 माइनस 2y। यहाँ पे 12 माइनस का है, राइट साइड में प्लस का हो जाएगा, या 2y प्लस का है, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो x इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, अब इसकी भी टेबल बनाएंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो इसके भी कितने हल ज्ञात करेंगे हम, 3 हल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y और इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे y की वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार मानेंगे और सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी। मान लीजिए मैं y की वैल्यू मानता हूँ 2। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 2 मान ले, y के स्थान पर 2 कर दे तो यह हो जाएगा 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, 1 प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा 1। तो एक x की वैल्यू प्राप्त होगी 1 और y की वैल्यू 2 हमने मानी थी। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर y का मान लेते हैं हम माइनस का 3। तो अगर यहाँ माइनस 3 मान लें y के स्थान पर, यहाँ अगर माइनस 3 कर दे, एक माइनस 1 यहाँ पहले से ही है, तो माइनस 3 और माइनस 1 में ऐड होगा, कितना जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 3 रखेंगे अगर आप y के स्थान पर तो कितना जाएगा, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू मान लेते हैं 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 मान लिया y की वैल्यू। तो अगर आप y के स्थान पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ जाएगा 5 माइनस 1, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 4। ठीक है, इस तरह से हमने पहले समीकरण के 3 हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड समीकरण पर। ठीक है, दूसरे समीकरण पर आते हैं। इसमें भी हम y की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए पहले मैं इधर रख के बताता हूँ, मैं आपको रख के रफली कर लेते हैं। आपके पास समीकरण दिया गया है 12 माइनस 2y अपॉन 3। इसमें y की वैल्यू अपने इच्छा अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने लिया यहाँ पर y इजिकल टू 3, y इजिकल टू क्या लेगा मैं 3, तो हो जाएगा x इजिकल टू 12 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमने y की वैल्यू क्या ली है 3 ली है। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार अपॉन 3। अब 3 टू जा 6, अब 12 में से 6 माइनस करेंगे कितना जाएगा आपके पास में 6 अपॉन 3। ठीक है, अब 3 का डिवाइड करेंगे 6 में कितना प्राप्त होगा आपको 2।
कितना प्राप्त हो गया 2। तो x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 2 और y की वैल्यू हमने ली थी 3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब हम y का मान अगर हम 0 कर दें, क्या कर ले लें, 0 मान ले, y इक्वल टू 0 ले ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। ठीक है, अब 0 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, क्योंकि ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 करने पे 0। अब 12 बच गया, अब 12 के अंदर 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4। क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, और y की वैल्यू हमने क्या ली थी 0। ठीक है, अब इसी प्रकार एक मान और ज्ञात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं y की वैल्यू में ले लेता हूं यहाँ पे माइनस का 3, माइनस 3 ले लेते हैं हम। ठीक है, यह हो जाएगा 12 माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 3, इस तरीके से। ठीक है, यानी y की वैल्यू -3 अपने इच्छा अनुसार ले ली। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 12 और -2 को -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन 3। अब 12 में 6 ऐड होगा तो कितना हो गया 18, और 18 के अंदर 3 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा 6। इस तरह से x की वैल्यू प्राप्त हो गई 6 और y की वैल्यू हमने ली थी माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ये हमारा रफ काम कंप्लीट हो गया। ये लीजिए। ठीक है, आपको सॉल्व करना आ गया समीकरण। तो प्रत्येक समीकरण से हम 3 हल ज्ञात करते हैं, दूसरे समीकरण से हम 3 हल ज्ञात करते हैं। अब इनको हम नाम देंगे। पहले समीकरण के जो 3 हल है उनको हम a, b और c नाम देंगे, और जो सेकंड समीकरण है उसके तीनों हलों को हम p, q तथा r नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x तथा y के मान को मिलाकर के एक निर्देशांक तैयार होता है या कोऑर्डिनेट तैयार होता है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हमारे फर्स्ट निर्देशांक जो है वो जाएगा a बिंदु का 1,2, 1,2। ठीक है, इसी प्रकार जो b बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे -4, माइनस का 3, और c बिंदु जो है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, 5। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5। इस तरह से पहले समीकरण के ये 3 बिंदु आपको प्राप्त होंगे a, b तथा c। अब हम आते हैं सेकंड समीकरण पर। तो सेकंड समीकरण के 3 बिंदु है उनको हम नाम देंगे p। p बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2, 3। q बिंदु, q के निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे जाती है। पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। तो q के निर्देशांक हो गए 4, 0। अब r बिंदु लेते हैं, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, -3। तो समझ आ गया? ठीक, देखिए इसको तो हम साफ कर देते हैं। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले ग्राफ के लिए हम अपने ग्राफ को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। x अक्ष तथा y अक्ष हम खींच देंगे। तो देखिए इस तरह से, ये तो हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, अब हम खींचेंगे x अक्ष। तो यहीं ले लेते हैं। आप भी कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया, इसे हम 0 कहते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया x, और यहाँ पे हो गया x डैश। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x डैश
आपको हो जाएगा वाई, बहुत अच्छा है, यहाँ गया वाई डैश। ठीक है, अब इसमें बराबर दूरी पर आपको ये बिंदु लेने हैं, तो हम लगा देते हैं, इसमें निशान लगा लेते हैं बराबर दूरी के। तो ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 ये 6। इस बाएं पक्ष में की बाएं साइड से आएंगे माइनस के मान होंगे, तो लिखेंगे -1, ले देंगे -2, ले देंगे -3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -5, इस प्रकार। ठीक है, ऊपर की तरफ प्लस के मान होंगे, तो लिखेंगे यहाँ प्लस के अंदर +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, तो लिखा 1 2 3 4 5 6। नीचे किसके होंगे, माइनस के होंगे, देंगे -1 -2 -3 -4 -5 इंडक्शन। यहाँ पर हमने पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। ठीक है, मतलब एक एक खाने पर हमने एक एक अंक का डिफरेंस लिया। तो हम ऊपर लिखेंगे पैमाना, दोनों अक्षों पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। ठीक है, एक एक अंक का हमने डिफरेंस लिया, एक एक डिजिट को हमने बीच में। पहला बिंदु आपके पास में ए बिंदु, इसमें दिया गया है 1,2, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 के ऊपर यहाँ पे लगभग आपके है ए बिंदु। और दूसरा बिंदु है बी, इसमें -4, -3 है, ये दूसरा बिंदु आपके पास आ जाएगा लगभग यहाँ पर -4, -3, ये बी बिंदु आपके पास ऐसे आएगा इस तरीके से। और ये सी बिंदु है वो है 4,5, ये 4 और यहाँ पे आ गया ये 5। ठीक है, ये 4 और इसके सामने आ गया 5, ये आपका आ गया सी बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को आप स्केल रख करके जब मिलाएंगे तो तीनों बिंदु आपके एक सिद्ध में इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी इस तरीके से, इस तरीके से एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये बी बिंदु है, इस तरीके से एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जाएगी। अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरे समीकरण के जो बिंदु है पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु पर। अब पी बिंदु है, इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2,3, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान 2 है जबकि y का मान 3 है। ठीक है, तो ये तीसरा बिंदु आपके लगभग यहाँ पे आएगा 2,3, यहीं पे आ जाएगा, ये इसी लाइन पर आएगा 2,3। यहाँ पर है पी बिंदु, कौन सा बिंदु है, पी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है 4,0, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 पे आ गए। और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो न तो आपको ऊपर जाना है यहाँ से, नहीं आपको नीचे जाना, यही आपका क्यू बिंदु इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आर बिंदु पर। तो आर बिंदु आपके पास क्या है 6, -3। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है -3, तो हम -3 पे यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, और ये आपको हो जाएगा इस तरह से आर बिंदु। तो आप इन तीनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो इन तीनों बिंदुओं से भी आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी इस तरीके से, लगभग ये देखिए, ये इस तरीके से ये सीधी रेखा आपको इस तरह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी इस तरीके से।
इस तरीके से सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया था कि इन दोनों रेखाओं से और एक्स अक्ष के द्वारा जो आपको त्रिभुज प्राप्त होता है, उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको बताने हैं। अब देखिए एक्स अक्ष कौन सा है, ये, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, और एक रेखा ये प्राप्त हो गई एक समीकरण की, दूसरी रेखा आपको ये प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इससे ये त्रिभुज आपका एक तैयार होता है। ये देखिए इस तरीके से त्रिभुज प्राप्त हो गया आपके पास में, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज को आपको छायांकित करना दोनों रेखाओं के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा। तो इसको आप छायांकित करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप हल्का इसको ऐसे छायांकित कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपका त्रिभुज हो गया, इसको हमने छायांकित कर दिया। आप देखिए इसमें, अब आपको इस त्रिभुज के तीनों पॉइंट देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट आपका ये है। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। यहाँ पे जो P बिंदु था इसके निर्देशांक थे 2,3। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों रेखाओं तथा एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे। देखिए एक शीर्ष आपके यहाँ पर है, इसे हम P नाम दे रखा हमने, तो इसके निर्देशांक हो गए 2,3। दूसरा शीर्ष आपके यहाँ पर है, इसके अंदर कोई नाम दिया गया नहीं है, इसके हम S नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे S नाम दे दिया मैंने। इसके निर्देशांक क्या होंगे, x की वैल्यू तो होगी -1, जबकि y की वैल्यू होगी 0, क्योंकि x अक्ष के ऊपर y का मान क्या होता है, 0 होता है। इस x अक्ष से न तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, न हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। तो x का मान तो हो गया -1 और y का मान हो गया 0। ठीक है, अब तीसरा बिंदु ये यहाँ पर है, इस त्रिभुज का तीसरा एंगल मतलब जो शीर्ष है वो ये है Q बिंदु, और इस Q बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे 4,0, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या है 4। ठीक है, x की वैल्यू तो 4 है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि तीसरा बिंदु भी x अक्ष पर ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इन सभी बिंदुओं के साथ इनके निर्देशांक को लिखने हैं। जैसे R बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए थे 6,-3। ठीक है, B बिंदु के निर्देशांक आपके पास में थे, इसके निर्देशांक आपको दिए -4 देते हैं। ये B बिंदु है, इसके निर्देशांक थे -4,-3। ठीक है, और C बिंदु के निर्देशांक थे 4,5। इस तरह आपको निर्देशांक लिखने हैं और इन रेखाओं पर इनके समीकरण भी आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट समीकरण की लाइन कौन सी थी, उस पर फर्स्ट समीकरण लिखना, सेकंड समीकरण की लाइन उस पर सेकंड समीकरण आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, लेकिन आपको ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है और बड़ी सफाई के साथ बिना ओवरराइटिंग के आपको ये ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।